डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी BSW पाठ्यक्रम की विभाग 2 की यूनिट 13, जिसका कि नाम है सामाजिक नीति एवं सामाजिक विकास में आर्थिक पद्धतियों का अर्थ, लक्षण, प्रकार और उनके कार्य, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर हम हमारी जो आर्थिक पद्धतियां हैं उसके लक्षण क्या है, उसके किस प्रकार, उनके प्रकार क्या है, उनके कार्य क्या है और वो सामाजिक नीति और सामाजिक विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम आज के वीडियो लेक्चर को आज के उद्देश्यों से हम शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के अंदर आप आर्थिक पद्धतियों का अर्थ, लक्षण और उनके महत्व को समझ पाएंगे। पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्र अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक रूप को भी आप जान पाएंगे। भारत में जो मिश्र अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार कार्य करती है, इसको भी आप समझ पाएंगे। सामाजिक नीति और सामाजिक विकास की आपको जानकारी मिल पाएगी। विद्यार्थी मित्रों, मानव का जो जीवन होता है उसमें अर्थ जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मानव अपने जीवन में आर्थिक जीवन को सरल बनाने के लिए आर्थिक पद्धतियों का वह उपयोग करता है और ये पद्धतियां देश के लोगों की मानसिकता के अनुसार अर्थव्यवस्था को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने की एक पैड़ी सीढ़ी होती है। विद्यार्थी मित्रों, जिस देश के अंदर जिस प्रकार की मानसिकता के सत्तारूढ़ होता है उसी प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है और उस देश का विकास संभव होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं आर्थिक पद्धति। आर्थिक पद्धति का अर्थ क्या है? तो विद्यार्थी मित्रों, विलियम्स जे लेक्स के अनुसार एक परिभाषा दी गई, उनके अनुसार कहना था कि आर्थिक पद्धति जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक संसाधनों का मुख्य उद्देश्य जो होता है सीमित संसाधनों के माध्यम से असीमित जरूरतों को पूरा करना। मतलब विद्यार्थी मित्रों, किसी देश के अंदर जो जनसंख्या है उसकी जरूरतें असीमित हो सकती है, लेकिन वहाँ पर संसाधन जो है वो सीमित मात्रा में है और उन सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा उन असीमित जरूरतों को पूरा करना और उस प्रक्रिया का संचालन करना ही आर्थिक पद्धति का निर्माण करना है। JP एडम्स के अनुसार कहना था कि जो उपलब्ध हमारे उत्पादक साधकों द्वारा जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था है, जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या हमारे पास जो उत्पादक हैं उनके द्वारा जो है जरूरतों को पूरा करने की एक व्यवस्था को हम आर्थिक पद्धति भी कह सकते हैं। JS प्रहलाद ने एक परिभाषा दी, उनके अनुसार कहना था कि देश में प्रचलित आर्थिक संस्थाएं जिसके द्वारा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, जैसे हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक संस्थाएं भी कार्य करती हैं, वह किस प्रकार जनसंख्या की जरूरतों को पूरा कर पाती है, इसकी संरचना भी आर्थिक पद्धति कहलाती है। अगर हम बात करें तो ऐसे रीति रिवाज का समूह जो किसी आर्थिक पसंद को प्रभावी बनाता है, जो किसी आर्थिक तंत्र को प्रभावी बनाता है, उसको भी हम आर्थिक पद्धति कहते हैं। अर्थ का समायोजन या नियोजन व्यवस्थित रूप से करना जिससे सभी की जरूरतें पूरी हो सके और देश विकास कर सके, इस प्रकार की प्लानिंग को हम आर्थिक पद्धति कहते हैं। आर्थिक पद्धति के लक्षणों की विद्यार्थी मित्रों हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम बात आती है मानव सर्जित। विद्यार्थी मित्रों, जो आर्थिक पद्धति होती है उसका निर्माण मानव के द्वारा ही किया जा सकता है। हमारे देश के अंदर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो विधायिका है, संसद है या न्यायालय है, ये सब मिलके एक हमारे यहाँ पर आर्थिक पद्धति का निर्माण करते हैं और ये इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मानव सर्जित व्यवस्था होती है जिसका निर्माण मानव के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी हम बात करें इसके लक्षण की तो ये परिवर्तनशील होती है। विद्यार्थी मित्रों, जो आर्थिक पद्धति है या पॉलिसी है वो कभी स्थायी नहीं होती है, ये समय, मांग और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक परिवर्तनशील होती है। आर्थिक स्थिति का एक दर्पण होती है। विद्यार्थी मित्रों, किसी देश की आर्थिक पद्धति जिस प्रकार की है उसके माध्यम से वहाँ पे बेरोजगारी की स्थिति, गरीबी की स्थिति, वहाँ पर संसाधनों के अभाव की स्थिति का आंकलन किया जा सकता है। अब मूल प्रश्नों का समाधान। विद्यार्थी मित्रों, जो आर्थिक पद्धति है उसके अभाव की समस्या का उपलब्ध साधनों के द्वारा हल किया जा सकता है, वह उसका नियोजन करना भी आर्थिक पद्धति है। जो हमारे यहाँ पर अभाव की समस्या, मान लो किसी संसाधन की अभाव की, हमारे यहाँ पर अभाव है किसी संसाधन का, लेकिन अन्य कोई संसाधन उपलब्ध है, उसके द्वारा उसका हल निकाल लेना, यह पद्धति भी आर्थिक पद्धति का एक लक्षण होता है। अन्य कारकों की हम बात करें तो ऐतिहासिक रूप से जो हमारे यहाँ पर विरासत के अंदर जो निर्णय लिए गए हैं आर्थिक पद्धति में, वह भी इसको प्रभावित करते हैं।
और लोगों की जो मानसिकताएं होती है, जो जो उस समय देश के अंदर राज कर रहे होते हैं, उनकी मानसिकता जिस प्रकार की है वह भी एक आर्थिक पद्धति का हमारा लक्षण होता है और वह भी हमारी आर्थिक पद्धति को प्रभावित करती है। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम 3 अवधारणाओं के बारे में हम समझेंगे, तो जो कि हमारी आर्थिक पद्धति को प्रभावित करती है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं पूंजीवाद, जिसको अंग्रेजी में कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो मैक्स वेबर जो एक समाजशास्त्री हुए, उनके अनुसार उन्होंने परिभाषा दी कि बुद्धिपूर्वक और व्यवस्थित रूप से मुनाफा कमाने की जो प्रवृत्ति है उसको हम पूंजीवाद कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पूंजीवाद के अंदर जो इकाइयां होती हैं उनका केवल और केवल मात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, पूंजी का निर्माण करना होता है और जरूरतों को पूरा करना होता है। अगर हम कुछ उदाहरणों की बात करें तो अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देश जो है वो आज पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। अब पूंजीवाद की हम विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर उत्पादन जो होता है वो उनके जो साधन होते हैं वो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व पर होता है और निजी व्यक्तियों के पास उसका नियंत्रण होता है। जो उत्पादक इकाई हम कह सकते हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट है, या उस देश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो बड़े उद्योग हैं, जो उनका नियंत्रण जो होता है किसी एक निजी स्वामित्व या निजी व्यक्ति के पास होता है। अब विद्यार्थी मित्रों, इसका पहले भी हमने चर्चा करी कि इसका केवल एक उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है और ये आर्थिक गतिविधि से ही प्रेरित होती है। अब इसके अंदर जो वस्तु या सेवा का जो मूल्य निर्धारण होता है वह मांग और आपूर्ति, उसका प्रोडक्शन कैसा है और उसकी डिमांड कैसी है बाजार के अंदर, उसके अनुसार उसका मूल्य निर्धारण किया जा सकता है। और ये निजी स्वामित्व के अनुसार होता है तो वह इस पे अपने अनुसार मूल्य का निर्धारण करते हैं। और जो ग्राहक होता है वह राजा होता है, उसके सामने उपलब्ध जो विकल्प होते हैं उसके अनुसार वह सेवाओं और वस्तुओं का लाभ लेता है। और ये एक मुक्त उद्यम प्रकार की व्यवस्था है और इसमें प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था हमको देखने को पूंजीवाद में मिलती है। अगली व्यवस्था पे विद्यार्थी मित्रों हम चलते हैं समाजवाद। समाजवाद की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स जो एक समाजशास्त्री हुए, उन्होंने दास कैपिटल 1867 में लिखी और उसमें समाजवाद की परिकल्पना को उन्होंने दिया और समाजवाद का, इसको बाइबल भी हम कहते हैं। तो समाजवाद की परिभाषा और समाजवाद को हम समझते हैं तो प्रोफेसर मॉरिसन के अनुसार कहना था कि जो सभी उद्योग है और वो भूमि है उस पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, जो हमने अभी पूंजीवाद की बात करी उसके विपरीत इसमें है कि इसमें किसी निजी व्यक्ति या निजी समूह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, इसमें एक सामूहिक जो नियंत्रण या स्वामित्व इसमें होना चाहिए। प्रोफेसर शुपिटर ने कहा कि उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, जो उत्पादन हो रहा है उस पर नियंत्रण भी समाज का होना चाहिए। अब इसके हम सिद्धांतों की बात करें तो यहाँ सामूहिक स्वामित्व होता है। हमने पूंजीवाद में बात की थी कि वहाँ व्यक्ति के ऊपर स्वामित्व होता है, किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है। यहाँ पे सामूहिक स्वामित्व होता है। जो उत्पादन होता है वह समाज के हाथों समाज के हाथों में उसका नियंत्रण होता है। आर्थिक समानता होती है, जरूरत के अनुसार वितरण करना होता है। इसमें मांग और सप्लाई और प्रोडक्शन से इसमें संबंध नहीं है, इसमें है कि सभी को समान रूप से उसका वितरण हो। अब इसमें राज्य का नियंत्रण होता है। पूंजीवाद में जो निजी स्वामित्व था, यहाँ पे राज्य की जो व्यवस्था होती है उसका नियंत्रण होता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर समाजवाद की हम बात करें तो इसके उदाहरण है चीन, क्यूबा और वियतनाम। यहाँ पर समाजवाद की व्यवस्था पहले देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान में ये व्यवस्था यहाँ भी देखने को हम नहीं मिलती है। तो यह दूसरी व्यवस्था को हमने समझा, समाजवाद। विद्यार्थी मित्रों, अगली व्यवस्था पे हम बात करते हैं जो हमारी आर्थिक पद्धति को प्रभावित करती है, वो है मिश्र अर्थव्यवस्था। विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर पूंजीवाद और समाजवाद के जो दोष हैं उसके अंदर जो काम करने वाले बिंदु नहीं थे उनको छोड़कर उनके दोषों को दूर करके उनके गुणों को स्वीकार किया और एक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, उसे हम मिश्र अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत और इंग्लैंड जैसे कुछ देश जो है शुद्ध रूप से मिश्र अर्थव्यवस्था के उदाहरण हमारे सामने है। इसके अंदर पूंजीवाद में जो अच्छी व्यवस्था थी और समाजवाद के अंदर जो अच्छी व्यवस्था थी, दोनों से व्यवस्था को लेके एक नई व्यवस्था को निर्माण किया गया। विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर हम बात करते हैं कि राज्य का नियंत्रण भी होता है। राज्य का नियंत्रण जैसे में जो राष्ट्र के संवेदनशील विषय है उसके अंदर राज्य या सरकार जो वहां पर है उसका नियंत्रण होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं रक्षा एक विषय है, प्रमुख उद्योग जो हो सकते हैं, इसके अंदर निजी प्रवेश वर्जित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का निजी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम बात करें दूसरी व्यवस्था, यहाँ पे संयुक्त नियंत्रण भी होता है। संयुक्त नियंत्रण के अंदर जैसे हम बात कर सकते हैं बैंक, बीमा, संचार, इसके अंदर आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सरकार का स्वामित्व भी है और निजी स्वामित्व भी है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम बैंकों का उदाहरण ले तो हमारे देश के अंदर सरकारी बैंक भी आपको देखने को मिलेंगे, वहीं प्राइवेट बैंक भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये संयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था है। ऐसे इसके अंदर निजी नियंत्रण भी होता है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कृषि हुआ, छोटे उद्योग
उद्योग हुए, वाहन हुए, इसके अंदर केवल और केवल निजी क्षेत्र का ही स्वामित्व होता है। तो ये तीनों प्रकार की व्यवस्था इसमें हमको देखने को मिलती है। इसी कारण इसको हम मिश्र अर्थव्यवस्था बोलते हैं और भारत के अंदर यही व्यवस्था प्रचलित है। विद्यार्थी मित्रों, जो आर्थिक पद्धति है इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, इसके ऊपर हम अभी आगे चर्चा करते हैं। तो जरूरतों को प्राथमिकता की सूची में रखना। विद्यार्थी मित्रों, देश की जनसंख्या के अनुसार जो जरूरतें हैं उसको प्राथमिकता के अनुसार क्रम देना और उन जरूरतों को पूरा करना, ये आर्थिक पद्धति का भी एक मुख्य कार्य है। उत्पादन और साधनों का उचित आवंटन। विद्यार्थी मित्रों, जो उत्पादन हमारे देश के अंदर हो रहा है उसका एक संतुलित आवंटन सभी के पास पहुंचे, समान वितरण उसका हो और ग्राहकों को संतुष्टि मिले, इसका भी एक आर्थिक पद्धति का एक मुख्य कार्य होता है। उत्पादन का प्रमाण तय करना। पूंजीवाद में जो है वह मुनाफा तय करना होता है और समाजवाद के अंदर हम बात की जरूरत के अनुसार वितरण होता है। तो ये आर्थिक पद्धति के अंदर हम बात करें तो उत्पादन जो है उसका प्रमाण तय करना कि उसका वितरण कैसे होगा, वह समाज तक कैसे पहुंचेगी। उत्पादन पद्धति की पसंद। पूंजीवाद में जो पूंजी प्रधान होता है, इसके अंदर श्रम प्रधान होता है। पूंजीवाद के अंदर जो पूंजी है वह स्वामित्व रखती है और इसके अंदर सामूहिक स्वामित्व होता है। तो ये आर्थिक पद्धति पर भी निर्भर करता है। अगर हम वस्तुओं की बात करें, बाजार के अंदर जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं हैं उनका वितरण जो है, जैसे हम बात कर सकते हैं वेतन है, ब्याज है, मुनाफा है, किराया है, ये बाजार या सरकार तय करती है। इसके अंदर भी आर्थिक पद्धति का एक मुख्य कार्य होता है कि इसमें बाजार और सरकार जो है इन सेवाओं का या इन वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करे। तो ये आर्थिक पद्धतियों के प्रमुख कार्य हमने सबने देखे। विद्यार्थी मित्रों, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है सामाजिक नीति, जिसको हम बोल सकते हैं सोशल पॉलिसी। तो सोशल पॉलिसी क्या होता है? किसी समाज के अंदर उसके विकास के लिए नियम जो बनाए जाते हैं उसको हम सोशल पॉलिसी या सामाजिक नीति बोल सकते हैं। अब जो प्रमुख समाजशास्त्री हुए उन्होंने जो परिभाषाएं दी उसको हम देखते हैं। तो समुदाय के अंदर सामाजिक पहलुओं से संबंधित ये एक सामाजिक नीति होती है। इस ये प्रोफेसर गोरे के अनुसार कहना था। डॉक्टर विश्वनाथन का कहना था कि भेदभाव रहित समाज को विकास की ओर ले जाने की प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति समूह के साथ कोई भेदभाव ना हो और समाज विकास की ओर बढ़े। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करने को हम सामाजिक नीति का निर्माण करना भी बोल सकते हैं। टिटमस के अनुसार कहना था कि नागरिकों के कल्याण में वृद्धि करने वाला एक सरकारी कार्य है, जो नागरिकों के अंदर उनके कल्याण को लेकर कार्य करता है, उनके जीवन स्तर को सुधारता है। तो हम इसको सामाजिक नीति बोलते हैं। अब सामाजिक नीति के उद्देश्यों की हम बात करें तो सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। विद्यार्थी मित्रों, सरकार की कोई योजना है या संसाधन है, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले और उसका समान रूप से वितरण हो, इसका एक सामाजिक नीति का एक उद्देश्य होता है। समाज में जो कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनका संरक्षण करना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना। विद्यार्थी मित्रों, जो हमारे देश के अंदर मान लो कोई गरीब वर्ग है या वंचित वर्ग है, उनको ज्यादा सुविधाएं मिले, ज्यादा लाभ मिले, इस प्रकार का भी निर्माण करना सामाजिक नीति का उद्देश्य होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे, आवास जैसी मूलभूत सुविधा की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराना। प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले, उसको रोजगार के अवसर मिले, उसको आवास की व्यवस्था मिले, ये सब प्रकार की आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो, ये इसका भी निर्माण करना एक सामाजिक नीति का प्रमुख उद्देश्य है। ऐसे जो समाज में सामाजिक समस्याओं को कम करना और समाज के अंदर शांति स्थापित करना, सुरक्षा स्थापित करना और समरसता स्थापित करना, मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सभी व्यक्ति को समान रूप से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और वह अपने जीवन स्तर को सुधार सके और एक सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। ये सामाजिक नीति का उद्देश्य होता है। विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक विकास को हम समझ सकते हैं। तो सामाजिक विकास केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है। सामाजिक विकास का मतलब होता है कि जो समान वितरण सभी को मिले, समान अधिक से अधिक उत्पादन हो हमारे देश के अंदर, जो भी सेवाएं हैं या जो भी वस्तु है उसका अधिक से अधिक उत्पादन हो हमारे मानव संसाधन के द्वारा, और समाज में गतिशीलता बनी रहे, समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहे। ऐसे ही सरकार जो है ग्रामीण है, दलित है, आदिवासी है, महिला है, बाल है, इन सब के विकास के लिए नीतियां बनाती है और वह सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सामाजिक नीतियां जो होती है वो हमारे समाज में सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाई जाती है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश के अंदर भी गरीबी मिटाओ, इसके लिए हम बात कर सकते हैं कि MG नरेगा, जिसको हम जी राम जी एक सरकारी योजना है, वो हमको देखने को मिलती है। और ऐसे ही जनसंख्या वृद्धि जो हुई उसको रोकने के लिए भी हमारे यहाँ नीति बनी। तो इस प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जा सकता है जो सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है।
विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके माध्यम से आप अपनी इस विषय पर कितनी समझ बनी उसको आप जांच कर पाएंगे। और यहाँ पर जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, जो संदर्भ दिए गए हैं, उसके माध्यम से अगर आप इस विषय पर और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इन रेफरेंस के माध्यम से और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने आज का वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का हार्दिक आभार। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः